अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा चैप्टर है वो है बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंट्रोडक्शन के। थ्री बेसिकली प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। इनमें से जो फर्स्ट होती है जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के बारे में। तो ये कॉरपोरेशन को ये बेसिकली जो भी कॉरपोरेशन होगी इनमें ये थ्री प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़ होती हैं। फर्स्ट जो होती है वो बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट जो होती है वो डिस्क्राइब करती है इंटरप्राइज स्टैंड कर रही है, मतलब उस स्पेसिफिक डेट पे इस पोजीशन में स्टैंड कर रही है। आप उसमें बैलेंस शीट में सारा बताएंगे कि आपके पास कौन से एसेट्स, लाइबिलिटीज़ वगैरह सारी चीज़ें जो भी उसमें अकोमोडेट होंगी। सेकंड इनकम स्टेटमेंट है, डिपिक्ट्स द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर अ डेजिग्नेटेड पीरियड टाइम, मतलब जो भी आपने पीरियड डेजिग्नेट की है, सपोज अगर फाइनेंशियल ईयर की बात कर रही हैं या 1 मंथ की बात कर रही हैं या 1 ईयर जो भी आपकी, तो उसमें आपके पास रेवेन्यू या एक्सपेंसिव कितना है उस लिहाज से आपके पास इनकम स्टेटमेंट करेगी। अगर रेवेन्यू रिजल्ट, अगर रेवेन्यू ज़्यादा है, वो पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब आपको बेनिफिट हो रहा है, आप पॉजिटिव में ग्रीन लाइन में है। अगर आपके पास एक्सपेंसिव ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द रेवेन्यू, तो इसका मतलब आप रेड जोन में है, तो आप एक्सपेंसिव ज़्यादा होने की वजह से आप लॉस में हैं। तो नेट इनकम स्टेटमेंट, नेट इनकम और नेट लॉस इज सिंपली द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिव। रेवेन्यू एक्सपेंसिव का जो आपके पास डिफरेंस होगा वो आपके पास नेट इनकम या नेट लॉस में जाएगा कि आप कितना प्रॉफिटेबल हैं या लॉस में जा रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, डिपिक्ट्स द वेज कैश हैज चेंज ड्यूरिंग अ डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में जो हम हमारी क्लासेज हुई थी उसमें भी हमने पढ़ा था कैश फ्लोज के बारे में। ये हम जो एक डेजिग्नेटेड आपके पास जो भी आप चीज़ लेते हैं या कोई भी, तो उसमें आपके पास कैश फ्लो शो करते हैं कि वो आपके पास पॉजिटिव में आएगा या आपके पास उस लिहाज से वो नेगेटिव में आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं किसी भी कोई भी एग्जांपल्स के लिहाज से। फर्स्ट उसमें तो एग्जांपल आपके पास है स्टार्टिंग पॉइंट में, एक एग्जांपल है, इसको बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। तो ये आपके पास बैलेंस शीट है, इसमें आपके पास जो शोज होती हैं वो एसेट्स होते हैं, कोई लाइबिलिटीज़ हैं, उस एट द एंड जो होती है वो ओनर इक्विटी होती है। जैसे ये आपके पास एसेट्स हैं, आपके पास लाइबिलिटीज़ हैं या आपके पास इक्विटी है, वो कितनी आपके पास है स्टॉक की फॉर्म में या अर्निंग की फॉर्म में। तो ओवरऑल जो इनके पास जो हम डिफरेंस है वो देखते हैं। बिजनेस एंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम द पर्सनल अफेयर ऑफ इट्स ओनर, मतलब कि जो भी आपके पास अलग आपके पास है घर में जो भी एक्सपेंसेस वगैरह कर रहे हैं वो एक अलग है एज़ कम्पेयर टू द बिजनेस एंटिटी के तौर पे। जो एसेट्स हैं वो आपको बताया दें कि जो एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट आर ओन्ड बाय द बिजनेस एंड आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड पॉजिटिव फ्यूचर कैश फ्लोज। मतलब एसेट्स जो आपके पास आ जाएगा कि वो चीज़ें जिसकी वजह से आप बिजनेस कर रहे हैं और वो आप वो उस तरह आपके हेल्पफुल है कि आपको पॉजिटिव कैश फ्लोज मिल सके फ्यूचर के अंदर। जैसे इसमें आपके पास एग्जांपल्स है, कैश आपके पास है, आपके पास एसेट है जिस जो आप यूज़ करके आप कोई भी बिजनेस के अंदर पॉजिटिव कैश फ्लोज लेके आ सकते हैं। नोट्स रिसीवेबल्स हैं, अकाउंट्स आपके पास हैं, सप्लाईज हैं, आपके पास लैंड है, बिल्डिंग है या ऑफिस इक्विपमेंट है, ये आपके पास एसेट्स की फॉर्म में। इसमें जो आपके पास ये एसेट्स में नोट्स रिसीवेबल या अकाउंट्स रिसीवेबल के बारे में एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो नोट्स रिसीवेबल है इसका मतलब ये होता है कि जो नोट्स होते हैं वो कोई भी कंपनी जो होती हैं वो इशू करती हैं अपनी किसी भी आम जनरल पब्लिक को या फिर बैंक्स को, मतलब इन्वेस्टर्स को इशू करती हैं या आपके पास बैंक्स को। तो उसमें ये होता है कि जैसे हम बात कर लें शेयर्स की तो सेम एज इट इज इसी तरह ही होता है, लेकिन शेयर्स जो होती है वो अप एंड डाउन इसमें सिचुएशन अलग होती है या नोट्स की अलग होती है। उसमें ये होता है कि सपोज हम किसी भी इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि आप हमें 1 लाख रुपए दें, तो हम 1 साल तक आप हमें नोट्स हम आपको इशू कर देते हैं। उसमें कंपनी का जनरल नेम होता है, लेटर हेड जैसे एक टाइप होता है उसमें। अगर हम साल तक रखते हैं तो उसमें आपके पास 10% आपको क्या करेंगे, हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। सेम इस तरह बैंक्स के, अगर आप बैंक से लोन लेने जाएँ, एक्सपोज आपने $10,000 का लेना है लोन, तो आप उसके कहेंगे कि हम $10,000 जो आप हमें लोन दे दें तो उसके ऊपर हम 10% आपको देंगे साल के बाद, तो बैंक आपसे 10% आपसे लेगा। तो नोट रिसीवेबल और पेएबल्स में जो डिफरेंस है ये है कि जो रिसीवेबल होगा,
तो इसका मतलब ये है कि आपने सारा कुछ उसमें अदा कर दिए। आपने बैंक को 10,000 आपने उनसे लेके उसने सारा कुछ आपने उनको पे कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा रिसीवेबल, मतलब एसेट्स के अंदर। अगर आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे कर दिया, अगर आपके पास अगर आपने पे करना है तो अब पेबल्स में आएगा। अगर अभी आपने 10,000 ले लिया लेकिन उस अपने ऊपर पे करना है इंटरेस्ट, तो वो आपका बाकी लाइबिलिटीज़ में आएगा, क्योंकि अभी आपने वो पे करना है। अगर अकाउंट्स रिसीवेबल पेबल्स का मतलब ये है कि अकाउंट्स रिसीवेबल का मतलब ये है कि वो आपके पास एसेट्स में आएगा। उसका जो जनरली इसका मतलब है कि अगर आपने कहीं पे कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की हैं किसी और कंपनीज़ को या कहीं भी, तो अगर आप भी आपने अपनी पेमेंट आपके पास नहीं आई, मतलब अभी क्रेडिट आपके पास होनी है, तो आपको वहाँ पे आपने उसको एसेट्स में लिखना है कि अभी आपके पास वो पेमेंट आने वाली रहती है, लेकिन आपने ये वाली पेमेंट लेनी है। तो अकाउंट्स पेएबल्स मतलब रिसीवेबल ये आपके पास एसेट्स में आएगा, और पेएबल्स का मतलब ये है कि अगर आपने कहीं से कोई ली है सर्विसेज वगैरह, अगर आपने अभी पे करनी है अमाउंट, तो वो आपके पास लाइबिलिटीज़ वगैरह में आएगा कि आपकी वो लाइबिलिटी है और आपने वो पे करनी है। सप्लाईज मींस कि कोई भी आप जनरल आपके पास सप्लाईज है किसी भी फॉर्म के अंदर, मतलब टूल्स हो गए, इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं, तो वो आपके पास हैं। लैंड है, बिल्डिंग या फिर इक्विपमेंट जो परमानेंट एसेट्स में की फॉर्म में आएगा। जो लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ आर डेट्स दैट रिप्रेजेंट्स नेगेटिव फ्यूचर कैश फ्लोज फॉर द इंटरप्राइज, मतलब कि वो आपके पास एक तरह आपके ऊपर लाइबिलिटी फॉर्म में है कि आपने ये पे करना ही करना है। तो इसमें आपके पास वही नोट्स पेएबल आ गए, अकाउंट्स पेएबल हैं कि आपने सर्विसेज ली ये आपने पे करनी है। नोट्स पेएबल है कि आपने कहीं से बैंक से कहीं से लिया है और आपने उस पर इंटरेस्ट या डिविडेंड वगैरह पे करना है। सैलरीज पेएबल के आपने जो भी कंपनी है उस पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी सैलरीज पे करनी है। तो टोटल लाइबिलिटीज़ आपके पास $80,000 की। तो ओनर्स इक्विटी है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अभी किस फॉर्म में है। तो वो आपके पास कैपिटल स्टॉक है वो 1,50,000 है, और रिटेन अर्निंग आपके पास 70,000 है। तो ये टोटल आपके पास 3 lakhs है। तो ओनर इक्विटी रिप्रेजेंट द ओनर क्लेम्स टू दी एसेट्स ऑफ बिजनेस, के मतलब जो एसेट्स है उससे अपना कितना आपके पास आपके पास अभी है कैश या एसेट्स किस मतलब रिप्रेजेंट द ओनर क्लेम टू द एसेट्स ऑफ, मतलब जो एसेट्स है उससे हम कितना अर्न वगैरह कर रहे हैं, वो आपके पास ओनर इक्विटी की फॉर्म में आ जाता है। तो चेंज इन ओनर इक्विटी, अगर ओनर्स इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब बिजनेस अर्न कर रहा है। अगर पेमेंट टू ओनर जो है अगर हम लॉस में, अगर रिवर्स केस है तो उसमें बिजनेस हमारा लॉस में जा रहा है। ये अकाउंटिंग क्वेश्चन जो रहती है वो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी है। तो आपके पास ये जो होगी बैलेंस शीट है, क्योंकि ये इसमें आपके पास सारा का सारा इक्वल फॉर्म में जाएगा। जो एसेट्स आएंगे वो मतलब कि वो इक्वल होंगे लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। अगर इस बैलेंस शीट में ये दोनों इक्वल पोर्शन नहीं हो रहे आपके पास दोनों, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये इक्वल नहीं। तो उसके बाद हम एक एग्जांपल सॉल्व आउट करते हैं